नमस्कार दोस्तों। बैंकर कपल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बैंकपुर यूट्यूब चैनल से बहुत ही खास मेहमान हैं सचिन सर और महिपाल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thank you so much, Thank you. Prateek Thank and you. the banker couple team. Thank you. सर से हम जानेंगे कि जो बच्चे 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अपनी स्टार्ट कर दी है जिन्होंने, और जिनके अभी भी पेपर्स होने बाकी हैं, जो अभी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, तो काफी सारे सवाल हैं हमारे पास सर से पूछने के लिए। तो हम एक एक करके सवालों पे आएंगे। तो सर थोड़ा सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, जिससे लोगों को आसानी रहेगी चीजें समझने में। Okay, Sachin sir. Students, this is Sachin Modi, Faculty of Reasoning, and having more than 10 plus year of experience. And I am the key member of Framing the Adda 247 YouTube channel. As you know, that channel is very much popular. But I was the founder member of that channel. एंड इस पूरी जर्नी में जो पूरा एक्सपीरियंस गेन किया है, इस पूरी जर्नी में मैं अगर आपको नंबर बताऊं तो मोर देन 20,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ करके अपनी रीजनिंग को काफी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। एंड दे आर नाउ सेलेक्टेड एट आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम एंड एसबीआई। एंड देयर आर वेरियस जो बैंक है हमारे, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज हो, चाहे वो हमारे पीएसयूज बैंक हो, उसके अंदर आज काम कर रहे हैं। Right. सो आज हम यहाँ पर आपकी टीम के साथ कनेक्ट हुए हैं, बैंकर्स कपल परिधि एंड प्रतीक के साथ। प्रतीक के साथ आज हम कनेक्ट हुए हैं ताकि हम आप सभी बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सकें और 2023 में कैसे एग्जाम्स क्रैक करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उन सभी को लेकर के हम आपको मेंटोर कर सके। यस सर। So, my name is Mahipal Singh and quantitative aptitude trainer और you can say faculty। और मुझे भी लगभग 11 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए एंड आई वाज आल्सो द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर इन आर्टटेक एजुकेशन फॉर अन अकेडमी फॉर अड्डा 247। 2016 के वीडियोस आप देख सकते हैं, हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था। देन हम then we move to different YouTube channels, but now as a team we are on the Bankpur YouTube channel। हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। इसको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्योंकि आजकल ना फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कोर्सेज की, और साल के 24,000 25,000 आपको महापैक और वो सब मिल रहे हैं, या फिर अगर कोई एक सिंगल कोर्स भी लेता है तो लोगों को 3-4 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो बैंकपुर के साथ जुड़ने का पिछले एक साल से ज्यादा हो गया बैंकपुर के साथ, और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज आते हैं वो बहुत ही लाइक लो बजटेड स्टूडेंट जो होते हैं ना, कि कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है और हमने फ्री में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन दिलवाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट अस। तो चलिए सर, अपन एक एक करके प्रश्नों की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने बताया कि काफी सारे बच्चों का आपके थ्रू सिलेक्शन हुआ है और आपका काफी लंबा अनुभव है, आईबीपीएस एसबीआई के काफी सारे आपने बच्चों को निकाला होगा। तो जो भी नया स्टूडेंट तैयारी करता है, तो सबसे पहले आप उसे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि उसको अपना बेस वगैरह कैसे मजबूत करना है, और पहला स्टेप किसी भी तैयारी में क्या होना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है ना, सबसे पहला स्टेप एक मैच्योर स्टूडेंट क्या करता है, उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। और पढ़ना क्या है उसके लिए किसी टीचर से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको बताएं। सबसे पहले उसे 2 या 3 मॉक टेस्ट, मेमोरी बेस्ड टेस्ट देने चाहिए, ताकि उसे पता लग जाए कि रीजनिंग में क्या आता है, हम्म। मैथ्स में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, और मेंस के भी 1 या 2 मेमोरी बेस्ड टेस्ट वो दे ले। इसलिए दे कि क्वेश्चंस पता लगे, ये नहीं कि उससे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उससे एक जेन्युइन आइडिया लगता है कि यार ये मुझे पढ़ना है और क्या, और उससे एक ये भी फीलिंग आएगी यार मैं इनको पढ़ूंगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वो स्टार्टिंग से ही पता रहता है आदमी वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो स्टूडेंट को पता होता है। तो मैच्योर स्टूडेंट किसी टीचर पर रिलाई नहीं करता है। देखो, टीचर आपको उन टॉपिक्स को अच्छा करने में मदद करेगा, बट इनिशिएशन जो एक्शन वाला जो काम है वो स्टूडेंट को लेना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले 3-4 मेमोरी बेस्ड पेपर देखें किसी भी एग्जाम को, चाहे वो एसबीआई को टारगेट कर रहा हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क, चाहे आरआरबी क्लर्क। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पैटर्न देख लेने चाहिए, उससे हमें पता लग गया कि पढ़ना क्या है। देन वो सारी बातें आती हैं कि बेस मजबूत कैसे करें, क्या करें, वो सारी बातें बाद की हैं। पहले मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे पढ़ना क्या है, किस और किस तरीके से पढ़ना है, वो टीचर बता सकता है।
तो Yes. एक एक आइडिया रहेगा कि आपको यार ये जो टीचर बता रहा है ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं, क्योंकि आप पकड़ लेंगे यार मैंने तो ऐसे 5-6 मेमोरी बेस्ड पेपर देखे और ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, या फिर इस ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है सर, तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैच्योर स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पता होना चाहिए कि यार ये कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, आपने देखा होगा हजारों यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपके साल 2 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। हम्म। सर, आपने अभी बताया कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है ना, बच्चे हमसे पूछते हैं, उनको 2 साल 3 साल हो जाते हैं तैयारी करते करते। राइट तो वो राइट। काफी बार ये प्रश्न पूछते हैं कि आप ये तो बताते हो कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट कैसे बनता है, हाँ, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं, तो उनके बीच ऐसी क्या दीवार, क्या डिफरेंस होता है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं? Let me give you the answer of this question. देखिए, what is the difference between the successful and unsuccessful student? हम्म। बहुत क्लियरली बताता हूँ। जिन्हें 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, इवन दैट आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जिन्हें 8-8 साल भी हो जाते हैं। द डिफरेंस इज व्हाट, कि उनका अप्रोच गलत होता है। देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हो तो देयर इज अ अप्रोच, हमेशा एक अप्रोच होती है। और उसके बाद जो एक वर्ड बनाया ना, रेगुलर होना, कंसिस्टेंट होना, अपने कोर्स को कंप्लीट करना, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। राइट, आपके टीचर्स बोलते हैं यार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि यार आप प्रैक्टिस दिन रात ही करो, बट वो ये कह रहे हैं कि जब आप 1 घंटे प्रैक्टिस करो तो आपका दिमाग उसी जगह पे होना चाहिए। आपसे बोला जाता है अपनी स्पीड चेक करो, आप अपनी एक्यूरेसी चेक करो, आप जो मॉक लगा रहे हैं उसका एनालिसिस करो, उसके पैटर्न को समझो। समझ रहे हैं? ये सारी कहानी समझ में आएगी रेगुलर होने पे। पर ऐसा होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, वो 2 दिन आपके साथ रेगुलर होंगे, 3 दिन रेगुलर होंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद वो 15-20 दिन बहुत मोटिवेट रहते हैं, बट आफ्टर दैट उनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है, वो 2 दिन क्लास को छोड़ देते हैं। रीजन इज वॉट, घर में कुछ काम था, फैमिली में कुछ काम था, कहीं और जाना है। फिर 2 दिन बाद आएंगे तो आप भी जानते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं वो स्पीड या फिर जो माइंड मेकअप है वो वापस से आराम जोन में चला जाता है, कंफर्ट में चला जाता है। तो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं या बच्चे। दिस इज द इंपॉर्टेंट की, कि अगर आपने सोचा हुआ है बैंक एग्जाम, बिकॉज यू नो इट यार, कि आप जानते हो हर 6 महीने में पूरा की पूरा एग्जाम भी खत्म हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू सब फिनिश हो जाता है एंड ज्वाइनिंग आ जाती है। बैंकिंग इज दिस हम्म। काइंड ऑफ एग्जाम। तो सोचिए ना, अगर आप 6 महीने अपने आप को ढंग से दे दें, रेगुलर हो जाए, अगर आप एक फ्रेशर भी है ना, आप अपने पहले अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं, तो ये एसबीआई पी और आईबीपीएस पी इज अ वेरी स्मॉल थिंग। बट वो 6 महीने आपको लगातार काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। बट ये नहीं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, वही एक क्वेश्चन आप 50 यूट्यूब चैनल पे जाके 50 टीचर से पूछ रहे हैं एंड यू गेटिंग द सेम आंसर, पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। राइट। आप किसी कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रहे हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं, राइटिंग द सेम क्वेश्चन, गेटिंग द सेम आंसर, पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपका डेफिनेटली वो सक्सेसफुल के आगे जो अन लगेगा ना, वो पक्का लगेगा। लेकिन अगर आपने वो काम किया तो वो अन हट जाएगा और सक्सेसफुल यू विल बिकम द। दूसरा एक और डिफरेंस है यहाँ पर ना, जितने भी बच्चे ऐसा देखो, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि यार स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा नहीं हुए, करोड़ों में एक आध हुए, तो ऐसे हम्म। स्टूडेंट बहुत कम हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दे रहे हैं बैंक एग्जाम, स्पेशली इस ऑनलाइन के दौर में। यस। ऑफलाइन में जब मैं 2011 में 12 में 13 में पढ़ाया, तो मैंने स्टूडेंट को हम्म। ऐसे भी देखा था कि एसबीआई पीओ मेरा एक स्टूडेंट था जिसने पहली बार में निकाला था, बट वो ऑफलाइन मोड में था कि 3 महीने 4 महीने वो बहुत भया, और उसका बेस बहुत स्ट्रांग था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था वो, तो बेस उनका हम्म। स्ट्रांग होता है। तो ऐसे एक आध बच्चे होते हैं। अब बच्चों को लगता है यार 6 महीने में तैयारी कर ली, अब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ हम्म। गड़बड़ है। बट वो ये नहीं सोच रहा है कि उसने बेस स्ट्रांग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और पहली बार हम्म। जब फेलियर आता है तो वो फेलियर क्यों आ रहा है, उस पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जैसे एक लाइव एग्जांपल मैं देता हूं, मैं 2010-11 में पास आउट हुआ, उस टाइम रिसेशन का टाइम था। मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो हम्म। मेरे को सीनियर्स ने बोला यार जॉब कैसे लगेगा, तू तो अभी फ्रेशर है। तो मैं कम हम्म। से कम 12 या 13 इंटरव्यूज में लगातार फेल हुआ हूँ, C++ हम्म। जावा वो सब सारे के सारे। तो वहां फेलियर्स में मैं क्या देखता था, मेरे पास एक डायरी होती थी, और मैं 10 से 12 जो इंटरव्यूज में फेल हुआ ना,
वहां से मैं डेली क्वेश्चन कलेक्ट करके लाता था, आज मैंने क्या गलत किया, मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए, और 4-5 व्यक्तियों से बात भी करता था वहां पर जो भी कैंडिडेट आए होते थे, और वो भी 10-12 क्वेश्चन बता देते थे कि मेरे से ये पूछा गया था, मेरे से ये पूछा गया था। तो मेरे पास 10 इंटरव्यूज देने के बाद कोई 200 से 300 क्वेश्चंस की ऐसी प्लेलिस्ट हो गई थी जो मैं नोट कर लेता था। आजकल तो प्लेलिस्ट निकलता है मुंह से, बट वो ऑफलाइन मोड था तो डायरी में ही थे वो सारी चीजें। तो वो 250-300 क्वेश्चन में बार बार रीड करता था, और मैंने 13वां या 14वां इंटरव्यू दिया होगा जब मेरा एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ था। तो ये कहानी यहां से मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ कि जब आप प्री में फेल हो रहे हैं ना, तो आप नोट डाउन करें कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, नोट डाउन करें कि मैं फेल हो रहा हूं तो मुझे पता है क्यों हो रहा हूं, कोई दूसरा नहीं बताएगा मुझे। और दूसरे की और तुम क्या करते हो, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, उनके बैकग्राउंड की मेहनत नहीं देखते हो। तो ये जो अपने फेलियर से लर्निंग वाला जो प्रोसेस है ना, जो लोग इनको अच्छे से करते हैं वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो विद इन अ ईयर हो जाएंगे, या फिर 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम लगता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ऑफलाइन मोड में तो थोड़ा और ज्यादा सीरियस कैंडिडेट होता था, अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा, और कंपटीशन भी ज्यादा है। मेन चीज कंपटीशन भी ज्यादा है। हमारे टाइम में वैकेंसीज आती थी 10 से 15 हजार, जब हम अब कम हो गई है काफी। 2011-12 में जब हम एग्जाम देते थे। हम्म। और आई हम्म। थिंक मैंने भी 3 साल में एग्जाम निकाला था, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। 2015 में मेरा ज्वाइनिंग था बैंक ऑफ बड़ौदा में, बट आई आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज कि मेरे को थोड़ा सा मनी मैटर और वो सारी चीजें थी, और उस टाइम इतनी सैलरीज नहीं होती थी जैसा आप लोगों को अभी मिलती है। उस टाइम सैलरीज 30s में थी, एंड आई वाज अर्निंग लाइक 3 times ऑफ दैट, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। और मैं फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, तो कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं, सर आपने ज्वाइन नहीं किया, बहुत अच्छा होता। यार उस टाइम जो सिचुएशन थी, उस टाइम जैसे हमारे पार्ट्स जो फ्रीक्वेंसी थी उससे वो मैच नहीं कर रहा था, तो देन आई डिडंट ज्वाइन। बट उस टाइम वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती थी। तो बहुत ये ज्यादा भी एक, होती है। हाँ ये भी एक मैटर कर रहा है यहाँ पर, कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक पहली बात, 2 से 3 महीने में आपने बहुत अच्छा बेस बना लेना है। बेस बनाने के बाद मॉक टेस्ट प्री का तो कम से कम एक डेली देना चाहिए। क्या गलतियां कर रहा हूं वो उस पर फोकस करो। और एक बात और मैंने एक कैंडिडेट को बताई थी, 3 साल से कम 10 मेंस दे चुकी थी, फेल हो रही थी बार बार, और अभी आईबीपीएस पीओ 2020 में सेलेक्टेड है वो। उसने मेरे वीडियोस देखे और उसने कहा कि सर आपका पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है बट फिर भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब एक और चीज बचती है, जो बंदा मेंस दे रहा है और मेंस में जस्ट पास हो रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, कम से कम नहीं 15 होगा, से नहीं। 20 नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, तभी मेरिट बिल्कुल लिस्ट में सही। नाम आता है। नहीं तो वो इंटरव्यू में मार्जिनली पास करके हाँ, आपको नहीं बाहर का नहीं। रास्ता दिखा देते हैं। तो मैंने हम्म। उसको बोला कि जब भी तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तो हर क्वेश्चन का टॉपर्स का टाइम और अपना टाइम मैच करो। हम्म। तो टॉपर्स अगर उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में कर रहा है, आपने लगाए 70 सेकंड, तो देयर इज अ वे कि इस चीज को मैं 40 सेकंड में कर सकता हूं, उसका कोई तरीका है, ये तरीका ढूंढो। अगले 6 महीने में वो बैंक पीओ बनी। तो उसने कहा सर ये ट्रिक मेरे को बहुत ज्यादा, तो मेरे को ये, जब अगर मैं टॉपर से स्पीड से जहां जहां मैच कर रहा था वहां वहां पर मैंने छोड़ दिया, जहां मैच नहीं कर रहा था उस पर मैंने रिसर्च किया। 2 महीने में मेरा मैथ एकदम बहुत ही भयानक हो गया। और लाइक मेंस में भी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई। आई थिंक कट ऑफ अराउंड था 89 के आसपास कट ऑफ था, एंड शी स्कोर्ड अराउंड 110। तो उसका हो गया था आईबीपीएस पीओ में। तो एक ये भी है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज कैसे कर रहे हो। मैंने सीधे किससे बात की है, क्योंकि मैं टॉपर से क्यों मैच करना चाहता हूँ, आजकल तो सारे टॉपर ही तो पास हो रहे हैं। अब 2000 वैकेंसी है तो 2000 टॉपर ही तो हुए वो। तो टॉपर सही से बात। मैच करना है हमें। तो जिस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड ये रहेगा कि मेरे को टॉप करना है, तो आपके सारे एग्जाम निकलेंगे। और एक और गलती स्टूडेंट करते हैं कि यार प्री की तैयारी पहले कर लेते हैं, मेंस तो बाद मेंस में। की तो जरूरत है। इट्स जस्ट लाइक सपोज करिए नोटिफिकेशन आया 14 जनवरी को, राइट, नोटिफिकेशन आ चुका है, एंड डेट आ गई है आपके 26 मार्च को। तो वो जो प्री का एग्जाम है 26 मार्च, और जो 14 का नोटिफिकेशन है वो तब से लेके तब तक, जब तक कि प्री नहीं होता प्री ही पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर अप्रैल का आ गया, अप्रैल 23 को उनका मेंस है, अब वो ये चाहते हैं कि आपके टीचर्स
आपके मेंटोर, आपके गुरु ऐसा कुछ आपको ब्रह्मास्त्र दे दें कि 1 महीने में आप मेंस निकाल दो। बट याद रखिए कि प्री में एग्जाम निकलना, क्वालिफाई होना बेशक एक तुक्का भी हो सकता है, पर मेंस नहीं। मेंस में मेंस रियल नहीं। मेहनत लगती है। तो हम हमेशा अपने बच्चों को और आपको भी यही गाइड करेंगे कि अगर नोटिफिकेशन आ चुका है उस पहले दिन से, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलें। आप दोनों की प्रिपरेशन करें और दोनों को एक प्रॉपर टाइम दें। आप हो सकता है कि 15-20 दिन पहले आप जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा उसके मॉक लगाएं, ज्यादा अपनी डाउट्स क्लियर करें, ज्यादा अपनी एक्यूरेसी चेक करें, अपने एरर्स को वीक पॉइंट को मजबूत करें। लेकिन उस 20 दिन के अंदर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन से बात करें तो उस दिन से आपको अपने मेंस के प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पे करनी चाहिए, राइट। ताकि उसे 1 महीने के दौरान आप अपने करंट अफेयर, क्योंकि वो एक चीज ऐड होती है, राइट। तो करंट अफेयर को भी टाइम देना है। आजकल करंट अफेयर बड़ा डीप पूछा जा रहा है, बहुत डेप्थ आ रही है, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, वो बहुत डेप्थ पूछ रहे हैं। हाल ही में देखो, किसी भी पेपर में आप देखो अच्छे लेवल पे बच्चों के रिव्यू आते हैं कि सर बेस्ट लेवल का करंट अफेयर पूछा, ऐसा पूछा है कि आता ही नहीं था हमें। तो वो 1 महीना आप करंट अफेयर को दो और शुरुआत के 3 महीने आप अपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्री प्लस मेंस को दो। आपके पास स्ट्रेस नहीं आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। और आप बहुत बहुत सॉफ्ट माइंड से सारी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके 6 महीने में बैंक जॉब बन सकते हो। तो मैं भी एक जैसे 2023 में अगर आप देखें तो अभी एक केवल एसबीआई पीओ का एग्जाम बचा है, बाकी एसबीआई क्लर्क भी ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो एसबीआई पीओ का एग्जाम बचा है, बाकी अभी हमारे पास एक ऐसा सीजन आने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने होंगे हमारे पास। जो बच्चे इन 3 महीने में मेहनत कर लेंगे और इन्हीं 3 महीने में मेंस तक की तैयारी कर लेंगे, वो कभी, जो बंदा प्री में मेंस की तैयारी करके बैठा है ना, वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो यही बिल्कुल। एक स्टेट ऑफ माइंड है जो लोगों को चेंज करना है, क्योंकि अभी जो ज्यादातर 90% स्टूडेंट जो हैं वो केवल और प्री में ही रह जाते हैं। सर एक सवाल मेरा और था यहाँ पे। जैसे अभी आपने बताया कि 2011 में ऑफलाइन मोड होता था, फिर उसके बाद ऑनलाइन मोड आया। ऑनलाइन में भी केवल पहले एक ही एग्जाम होता था, प्री मेंस नहीं होता था, मुझे जहां तक ध्यान है। राइट, फिर राइट। उसके बाद प्री मेंस किया इन्होंने। तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि जैसे जो एसएससी की तैयारी करते हैं या आपके स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में जो होते हैं, तो वो पिछले 20 से 25 साल के क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं और उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक राइट। है। लेकिन बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, खासकर कि आईबीपीएस और एसबीआई का अगर अपन देखें, तो रिपीटेशन बहुत कम होता है क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस नए नए तरीके के हर साल बच्चे आके बोलते हैं कि सर नए तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन लग ही नहीं पाते हैं। तो जो ये बार बार पैटर्न चेंज होता है और इसका जो डिफिकल्टी लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो उससे बच्चा कैसे डील करे कि वो नए तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे? हाँ, इसका मैं एक एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है, जैसे मैं दोनों की तैयारी करता था ऐसे, वैसे मैंने एक्चुअल में एसएससी और बैंकिंग का तैयारी कभी स्टार्टिंग में एज एन टीचर से कभी नहीं पढ़ा। मैंने एक बार 2010 में इंजीनियरिंग में मैंने कैट की प्रिपरेशन की। कैट में अच्छा स्कोर आया, बट मेरा पर्पस केवल वो था कि मेरे वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, वो क्लियर हो जाए। बट उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, तो मैं हर चैप्टर को ऐसे पढ़ता था कि अगर मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लिया ना, तो वो एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे कैट का क्वेश्चन हो, वो मैं करके जाऊंगा। अब यहाँ पर ये भी एक माइंड सेट है, यार ये वाला क्वेश्चन ना एसएससी वाला है, बैंक वाले से नहीं होगा ये। तो बैंक वाले से नहीं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बैंक में पूछा जाए या एसएससी में पूछा जाए, डजंट मेक एनी डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपका यहाँ पर ये, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आप एडवांस मैथ को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यार ट्रिग्नोमेट्री हम बैंकिंग में नहीं आती, वहां आती है। नहीं। लेकिन जो अर्थमेटिक में भी जो डिफरेंशिएट करने लग गया ना, वो फिर मतलब अपनी तैयारी को करना नहीं चाहता है। वो ना, वो चाहता है कि मैं 70% पढूं और मेरा 100% रिजल्ट आ जाए। तो वो कामचोरी में लग गया है पहले से ही, उसका दिमाग उसी तरीके से काम कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को बेसिक से लेके एडवांस तक ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते सॉल्व करने के लिए। एक चीज और और मैं, दूसरा एक और जो मैंने पॉइंट, जैसे मैं ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैं पहले कैट पढ़ाता था,
फिर मैं स्विच हम्म। किया यहाँ पर ये जो करियर पावर बना जी ये हम्म। पहले बैंक पावर था, फिर ये करियर पावर में कन्वर्ट हुआ। तो वहां पर मैंने जैसे ही मैं कैट से करियर पावर में पढ़ाने गया बैंकिंग स्टूडेंट को, तो मेरा फीडबैक खराब आया। इमेजिन करिए मैं कैट में 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा फीडबैक हम्म। खराब आ रहा है। तो ओके। मैंने जानने की कोशिश की कि मेरा फीडबैक खराब क्यों आ रहा है। मैंने स्टूडेंट से बात की, हम्म। मैनेजमेंट से बात की। स्टूडेंट कह रहे थे सर आप ना वो टाइप 1 टाइप 2 करके नहीं पढ़ाते जो पहले वाले सर पढ़ाते थे। हम्म। आप इमेजिन करिए कि इन बच्चों को टाइप 1 टाइप 2 करके अगर मैं पढ़ाऊं, मैंने कहा टाइप 1 इसमें ये फॉर्मूला लगता है, और 4 क्वेश्चन कराए, 10-10 सेकंड में आंसर देने लग गए। फिर टाइप 2 पर आए, फिर 10-10 सेकंड में आंसर करने लग गए। तो पढ़ाना ये तरीका भी आता था मेरे को उस टाइम भी। मैंने बच्चों को यही बोला कि ये तरीके तुम 4 साल भी पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। एग्जाम में टाइप 1 टाइप 2 नहीं आते हैं। एग्जाम में हम्म। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है एक चैप्टर में, उसी को पकड़ के सारे क्वेश्चन जब तक करना नहीं सीखोगे, बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं होगा, एसएससी में भले ही हो जाए। तो हम्म। ये भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ कि वो हम हर चीज हम्म। का शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेंस में काम नहीं आता। देखो, और एक और बात यहाँ पे है, ऐड करता हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन मॉक में ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहला हम्म। क्वेश्चन ये होता है कि कितने क्वेश्चन। सपोज करिए मेरे यस। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, कितने नए आ रहे हैं? सारे नहीं। यानी 5 या 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो कि थोड़े नए पैटर्न पे आएंगे। अब वो नए पैटर्न पे आएंगे तो उनके लॉजिक, ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजी जो आपकी दिमाग की है ना, ये हटाने पड़ेगी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है बेसिक, अगर आपको पता है कि किस किस तरीके से अल्फाबेट्स के अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं, या चीजों को बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट, या किस तरीके की कोडिंग हो सकती है, तो आप उस वक्त टाइम दीजिए। क्योंकि मेंस में ना बच्चों के पास टाइम होता है पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। तो आप पहले तो उन 10 क्वेश्चन को स्किप करिए जो आपको लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के दौरान एक भी नहीं किया, मॉक के दौरान एक भी नहीं किया। सबसे पहले अब बचे 45 35। अब 35 में आपको पता है कट ऑफ कितनी जाती है, 8 या 9 नंबर की। मेंस की बात करें तो 4-5 नंबर की। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको 89-90 जो स्कोर करना है, उसके लिए आप टारगेट लेके चलते हैं, मुझे 20 या 25 क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल करेक्ट करना है, राइट। अगर मैं 25 आ गया तो बेस्ट स्कोर में से एक है। तो 35 में से अब आपके पास 25 बचे। तो यू नीड टू सेलेक्ट, यू नीड टू चूज, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना इज द अल्टीमेट मोटो। आपको नंबर 1 की रैंकिंग मिलेगी या नंबर 2 की मिलेगी, वो ओवरऑल स्कोर पे आता है। एक सब्जेक्ट में आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरे 35 करके आऊंगा, 45 करके आऊंगा एंड ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊंगा, आपको वो साइकोलॉजी पे जाना ही नहीं है। अब आपके पास है कि यार 10 क्वेश्चन नए आए, बचे 35, तो 35 में से अब आपको सेलेक्टिव इन नेचर कि यार मेरे को सिलॉक्स आता है, तो सिलॉक्स मैंने बहुत किए हैं, रिवर्स आ गया, सबसे पहले 2 करो। फिर आपको लगता है कि कोडेड में डायरेक्शन कोडेड आ गया, मैंने किए हैं, आप वहां पे लॉजिक को फाइंड आउट करो कि एडिशन है सब्सट्रैक्शन है, वो भी खत्म। इस तरीके से पजल अगर 3 आ रहे हैं, आपको लगता है 2 तो बहुत बड़ी पजल्स है पर एक छोटी पजल है, आप सबसे पहले अपनी छोटी पजल को फिनिश करने की कोशिश करो। क्योंकि मेंस के अंदर ऐसा होता है, या 3 या 4 पजल्स आती है मेंस में, जिसमें से 2 बहुत लंबी पजल्स होती है, लेंदी होती है, बेशक वो इजी हो, और 2 छोटी होती है। आपने 2 में से अगर 2 भी किए, 4 में से 2 पजल भी आप कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करके भी आराम से 20 या 22 नंबर तक आप मेंस की रीजनिंग में 100% स्कोर के साथ निकाल सकते हैं। आपने अगर 20 भी टच कर लिया, 22 भी टच कर लिया, यू कैन मूव फॉरवर्ड। आपको ये नहीं सोचना नए क्वेश्चन को करूँ ही नहीं करूँ। अगर आपके पास टाइम है, बाकी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप फिर नए क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो रीजनिंग इज ऑल अबाउट आपका है क्या, लॉजिक। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि आपकी कितनी प्रैक्टिस करिए, आप कितना सोच सकते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप ये थिंकिंग पावर डेवलप कर लोगे ना, तो आप बहुत इजीली नए नए क्वेश्चंस के जो लॉजिक है वो क्रैक कर सकते हो। आप आते ही बोलते हो कि सर ये नया क्वेश्चन आया, सर ने कहा अरे यार ये कर लेते तो हो जाता उस वक्त, और हाँ ऐसा हो सकता था। तो वो थिंकिंग पावर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप करिए, बट नए क्वेश्चन से घबराइए मत, प्यार करिए यार उसे, मैं एक कल का प्रैक्टिस लाइव करिए। एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एनालिसिस ले रहा था जी सर। और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, एक 92 अटेम्प्ट करके आया, एक 95 अटेम्प्ट करके आया, यस, भारत है और ना। एक और बच्चा था, भारत और गर्विता, गर्विता। नाम भी मुझे याद है क्योंकि वो हैं रियल मैथ्स के स्टूडेंट और 90 प्लस करके आए। उनसे कह रहे हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस गए सर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने मेरे को लाइव लाइव में ही पूछ लिया, क्योंकि बच्चा जब अच्छा बच्चे को क्वेश्चन फंसता है ना तो उसके दिमाग में रहता है, वो याद रहता है। तो उसने कहा सर 3x² + 29x +40
प्लस 40 कुछ ऐसे था। तो सर ये 120 बन रहा है, 29 नहीं आ रहा था मेरा, दोनों को सेम क्वेश्चन फंसा। मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अच्छा 24 5 29 आ गया 120। तो 2 सेकंड भी नहीं लगे, राइट। तो कई बार अगर यही वो स्टूडेंट होते जो इगोइस्टिक होते, तो इस क्वेश्चन को वो करते रहते कि हो कैसे नहीं रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं होगा हमसे। तो कई बार लोगों को, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास बोला जाता है। तो टाइम पर हमें क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए, वो एक कला है सिलेक्शन लेने की। तो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना और छोड़ना, ये मेंस में बहुत ज्यादा काम आता है। कि डीआई आता है ज्यादातर, 25 क्वेश्चंस तो मिनिमम डीआई के रहेंगे, 30 भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएं, 2-4 क्वेश्चन। हाँ, किसी और क्या तो डीआई को लोग क्या सोचते हैं, ये अर्थमेटिक नहीं है, या फिर डीआई अलग से ही होता है, इसमें कुछ मैथ्स का पार्ट नहीं लग रहा है, इसमें बस कैलकुलेशन होती है। जो लोग अर्थमेटिक में स्ट्रांग नहीं है ना, वो डीआई में हमेशा अटकते हैं। यस, ये एक कहानी आती है उनके सामने, राइट। तो यहां पर भी हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई डीआई में जब आपको ये पता लग जाता है, डीआई में जब आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन रीड करते कि कितने स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको पता लग गया ना कि कितने स्टेप में होगा। तो अगर वो ज्यादा स्टेप में हो रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ईजी है और आप 2 में फिर भी लगे हुए हैं, यार 3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ो ना। तो बिल्कुल सही बात। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मेन सिलेक्शन लेने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मतलब से क्वेश्चन क्वेश्चन लीव करना भी एक कला है, राइट। क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। हाँ, ओके सर, एक सवाल ये था कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक तो गाइडेंस और एक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना। राइट। ठीक है, तो आप इनमें से क्या देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए एक बच्चे के लिए? देखिए, इसका जवाब देता हूँ मैं। देखो, वैसे तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही बहुत कीवर्ड है, बहुत ये कह सकते हैं, आपने एक बहुत ऐसा क्वेश्चन किया है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा बच्चे को होती है। सबसे पहली बात, आपके पास एक सबसे अच्छा मेंटोर होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है, एक अच्छा गाइडेंस नहीं करने वाला नहीं है, तो आपने ऐसे परिवार भी देखे होंगे जब माता पिता अच्छे से परवरिश नहीं करते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो एक मेंटोर का होना वो इसलिए जरूरी है ताकि वो आपको एक सही सिलेबस बता सके, सही लेटेस्ट से पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करवा सके, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवा सके, प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सके या बता सके कि यहाँ से आप प्रैक्टिस करो। राइट। और गुरु का होना क्यों जरूरी है, फाउंडेशन मजबूत होना क्यों जरूरी है। मेंटोर ने अपना काम किया, अब बारी आती है गुरु की। गुरु आपको वो सब चीजें पढ़ाएगा, आपको आपने जो चीजें आपको नहीं आती है उसके ऊपर वो मेहनत करेगा, आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगा। जब तक आपका आधार मजबूत नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आप अच्छी चीजें बहुत अच्छे से नहीं टैकल कर पाएंगे। राइट। तो वो आधार मजबूत होना बहुत जरूरी है, हर चैप्टर का बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। और बच्चों को यही कहना चाहूंगा, आपकी लाइफ में यार, अगर देखिए प्रतीक जैसे अगर आपके पास मेंटोर हैं जो आपको टाइम टू टाइम बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो आपके पास अब एक अच्छा गुरु होना भी बहुत जरूरी है, एक टीचर्स होना भी बहुत जरूरी है जो आपको वो चीजें पढ़ा सके। उस लेवल की चीजें पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको मेहनत कराना बहुत जरूरी है। आप अगर कहीं फंस गए, डाउट आ गया, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डाउट आज रह गया हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए, क्योंकि जनरल वही एग्जाम में है। वही आता है जो हमें नहीं आता है। तो हमें वो सीखना है ताकि हमें एग्जाम में आए और हम अटेम्प्ट करें। और एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने कैट एग्जाम में ये सीखा था, और मेरे पिताजी हमेशा कहते रहते हैं कि वो एक देसी भाषा में बोलते हैं कि घाट घाट का पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, एक जगह पहले पी लो, फिर बाकी का टेस्ट करो। तो इसका बिल्कुल। पर्पज कहने का मतलब ये है कि आजकल 1000 यूट्यूब पर बच्चा घूम रहा है, भैया एक टीचर से, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ो, सचिन मोदी से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जिस पर आपको भरोसा है, लेकिन वो जितना जानता है ना उतना पहले पढ़ लो। खिचड़ी मत बनाओ कि आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे से पढ़ के चले गए, प्रोबेबिलिटी उससे पढ़ लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस उससे पढ़ लिए, तो ये खिचड़ी बन जाती है। क्योंकि ज्यादातर अर्थमेटिक ना इंटरकनेक्टेड है। तो यस, आपने परसेंटेज रेशियो जिससे पढ़ा होगा, और फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगेंगे ही परसेंटेज रेशियो के, तो वो एक खिचड़ी सी पक जाएगी। तो पहले एक मेंटर से पूरा ज्ञान ले लो,
अब आपको लगता है कि यार अब टेस्ट लगाना स्टार्ट करो या अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, यार सर ने जो बताया उसमें से 90% हो रहा है, 10% अभी भी, तो उन क्वेश्चंस को आप सर्च करिए गूगल पर, उन क्वेश्चंस के थ्रू जिस जो जहां पर वैसा पढ़ा रहा है एक और बंदा चूज कर लो। 2 से ज्यादा मेरे को नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है बच्चों को, मेन कहानी यही है कि वो हर महीने एक यूट्यूब चैनल चेंज करते हैं, फिर शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है इन लोगों के पास। जो लोगों के हम्म। पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है वो हमेशा डेविएशन उसके पाथ में आते रहेंगे। जब तक ये डेविएशन हम्म। आएंगे तब तक लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होगी। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की जनरेशन के पास ऑप्शंस ज्यादा है तो उसका नुकसान भी काफी है। नुकसान काफी है। हम्म। पहले ऑप्शंस कम थे तो आदमी उसी जगह रह के और अपनी तैयारी आगे बढ़ाता था, तो उसको इतना ज्यादा दिमाग में खिचड़ी नहीं पकती थी कि आज मैं इससे सीख रहा हूँ, कल उससे सीख रहा हूँ, कल ये चैनल देख रहा क्या हूँ। होता है ना, इसके आज पीछे इसका एक और रीजन है कि मार्केटिंग जो है ना लोगों को जो एकदम रातों रात फेमस कर देती है, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो चले जाते हैं वहां पर दो चार वो ट्रिक्स ही बता देते हैं और वो उनकी लाइफ में एक जादू जैसा दिखता है। उस मोह माया में हम्म। बहुत जल्दी लोग फंसते हैं। जो टीचर होता हम्म। है ना वो सिंपल है, उसको हम्म। केवल पढ़ाना आना चाहिए। आजकल क्या है, इनको टीचर नहीं चाहिए, इनको एजुकेटर कम एंटरटेनर चाहिए। एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ये वाली जो स्थिति है ना कि मजा हम्म। लेना है, पढ़ने से मतलब कम है, पहले मजा आना चाहिए बाद में पढ़ेंगे, ये जो एक मेंटल स्टेटस है ना, इसको थोड़ा सा जो मैच्योर बच्चा है ना, चाहे टीचर कुछ भी बात ना कर रहा हो, आपको सॉल्यूशन दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, बस कोई चिल्लाना धिल्लाना नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उससे पढ़ेगा तो वो ज्यादा जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। सर आपका बैंकपुर यूट्यूब चैनल है, हाँ तो जी। उससे बच्चे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह, थोड़ा उस बारे में हमको विस्तार से समझाएं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे बैंकपुर यूट्यूब चैनल की खासियत बात ये है कि यहाँ पे बच्चा पहली बात तो कहीं से कहीं ना कहीं से जल बुझ करके फिर हमारे पास पहुंचता है। लाइक यानी कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उसके कोई टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसके राह में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, उसके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा है कोई भी, क्योंकि होता है ना कि सबका एक थॉट होता है कि जहाँ भीड़ ज्यादा है मतलब वहां पे कुछ अच्छा चल रहा होगा, इसलिए भीड़ ज्यादा है। बिल्कुल। तो समटाइम्स पीपल की जो मेंटालिटी है उसको तो खत्म करके अगर हम बैंकपुर यूट्यूब चैनल की बात करें, सो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा एक स्टेटमेंट पे। जितने भी बहुत सारे टीचर्स अपनी लाइव क्लासेस में अपने पेड कोर्सेज में जो पढ़ाते हैं वो हम यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। राइट। इसका मतलब कि अगर हमारे प्रीमियम कोर्सेज पे आप जाएंगे तो यू विल गेट अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंटेंट विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर देयर। तो वो तो हमारे प्रीमियम है। पर अगर आपको केवल यूट्यूब पे पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे आएंगे तो हम आपको वहां पे बेसिक्स भी करवाते हैं। राइट। हम वहां पे बहुत अनलिमिटेड कंटेंट में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। यानी जैसे कि सर अभी हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट यस, किया है, 11 से लेके 12 बजे तक, 12 से 1, 1 से 2, वहां पर 3 घंटे केवल फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि अभी फाउंडेशन हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि अभी 3 महीने का गैप है, फिर एग्जाम्स आएंगे तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं यहाँ पर। तो फाउंडेशन बैच हमारा यूट्यूब पर भी चल रहा है और हमने एक पेड वर्जन भी निकाला इसका। अब पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है बाकी लोगों से, बाकी लोग 1.5 महीने में कोर्स खत्म कर देते हैं, हमारा 4 महीने चलेगा। और उसमें ओके। अराउंड 150 आवर्स की क्लासेस तो मैथ्स और डीआई की होंगी, बाकी सब्जेक्ट अच्छा। भी 100+ आवर्स के हैं। उसमें जूम डाउट सेशंस भी होंगे, लाइव क्लासेस हैं, हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिस शीट मिलेगा, और हर टॉपिक खत्म होने के बाद पहले डाउट होगा देन आगे टॉपिक बढ़ेंगे। तो हमारा ओके। जो पर्पज है यहाँ पर वो ये है कि हमारा पर्पज 1.5 महीने में कोर्स खत्म नहीं कोर्स करना। खत्म करके दूसरा कोर्स लेके आना या दूसरा वो पार्ट पढ़ाना नहीं है। यहाँ पर है कि एक बार जो पढ़ लेगा ना उसका बेस स्ट्रांग हो जाना चाहिए, और अब वो अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको रेफरेंस दे कि यार इन लोगों से मैंने पढ़ा था, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो गया, मेरे को 4 बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा 1 या 1.5 साल जो पहले खराब होने वाला था वो नहीं हुआ। क्योंकि आजकल हो रहा है, मैंने बहुत सारे रिसर्च की है अभी कि 2-3 चैनल है बहुत अच्छे फेमस, 48 घंटे में मैथ्स और डीआई दोनों खत्म हो रहा है। आप इमेजिन करिए 48 घंटे में अर्थमेटिक खत्म नहीं होता, दोनों चीजें खत्म कर रहे हैं। प्री प्लस तो मीन्स प्री प्लस, और वो भी प्री प्लस मीन्स। तो ये
और लोग लेकिन उन्हीं के पास जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बैंकपुर के बारे में पता ही नहीं है। वो एग्जामपुर मेन चैनल को देखने आते हैं, अच्छा यहाँ बैंकिंग का तो कुछ है ही नहीं। बट हमारा जो बैंकपुर है वो स्पेशली, और यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, ऑन एन एवरेज सबका, अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो 6-7 साल तो एवरेज एक्सपीरियंस आएगा। बाकी हम दो लोग हैं, ये स्टार्टिंग से, जब से ये एजुकेशन ऑनलाइन इंडस्ट्री बनी है, तब से हम यहाँ पर एडटेक में हैं। तो बेसिकली इसलिए बहुत जरूरी है। तो बैंकपुर आप आइए, बैंकपुर यूट्यूब चैनल आइए, आप हमारी क्लासेस लीजिए। वी आर रनिंग, हम एफसीआई की क्लासेस दे रहे हैं इस समय, जो कि जनरल एंड रिपोर्ट की क्लासेस है कैटेगरी 3 के लिए। हम एसबीआई क्लरिकल के अभी हमने मॉक खत्म किए हैं, करीब 12 13 मॉक हमने हाल ही में फिनिश किए हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स अब खत्म होने पे आए हैं। अब हम लोग फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में हम लोग इवनिंग में एसओ और एसबीआई पीओ दोनों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन दैट वो अगर 1000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। वी आर देयर ना, हम वहां हैं जहां आपकी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक पेपर हम आपको करवाएंगे, आपके डाउट्स तक। इवन दैट हमारे सपोज करिए 200 वॉचिंग है, और 200 वॉचिंग में अगर 10 बच्चों ने भी डाउट पूछा है ना, तो हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो अब अगर आप एसबीआई पीयू के फोकस स्टूडेंट है राइट नाउ, अब क्योंकि आपके एसबीआई क्लर्क खत्म हो गए, तो आपको एसबीआई पीयू देना है, या हो सकता है आपने एफसीआई का फॉर्म भरा हो, तो आप इन दोनों एग्जाम्स को फोकस करके भी बैंक यूट्यूब चैनल की क्लासेस देखिए। और देखिए, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि कोई चीज कपड़े को खरीदते हैं तो बहुत अच्छे से देखते हैं, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप हमारी 3-4 क्लासेस देखिए, एक एक फैकल्टी की। 3-4 क्लासेस के बाद आपको खुद को ये रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे यहाँ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे चल रहे नहीं चल रहे। क्योंकि एक क्लास से शायद आपको ऐसा लगेगा कि आज तो मैं बीच में आ गया, मुझे समझ में आया नहीं है, पर जब 2-3-4 क्लासेस दिखेंगे तो आपकी और टीचर की ट्यूनिंग भी सेट होगी, और साथ में आपको समझ में आएगा एक टीचर का पढ़ाने का पैटर्न क्या है, और वो किस तरीके से आपके सिलेबस को कवर करते हुए चल रहा है, नंबर ऑफ पैटर्न को। तो जरूर आइएगा बैंक यूट्यूब चैनल पे, इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा सर। हाँ राइट। सो मेन कहानी ये है कि अगर वो कोई भी एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट देखेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर वो उसको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर बाकी भी आने लगेंगे। तो अब जब जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं ना, ये सभी स्टूडेंट के लिए सजेशन है, जहां पर भी वो जाए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखें, जरूर नहीं है कि उन्होंने बैंकपुर से ही देखना है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया कि कोई भी एक टॉपिक, आप पर्टिकुलर टॉपिक एक टीचर से पढ़ के देखिए, समझ में आ रहा है तो तब तक उनसे सारे चैप्टर एक बार ना खत्म हो जाए, तब तक बार बार चेंज ना करें। लोगों की थोड़ी कम सुने, अपना मैच्योरिटी थोड़ा ज्यादा लगाएं। फेमस लोगों के पीछे जितना आप ज्यादा भागेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि फेमस के चक्कर में वो, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर इन द सेंस उनको नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज्यादा पढ़ाने हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारे अभी कल परसों ही एनालाइज कर रहा था कि 48 आवर्स में मैथ्स खत्म हो रहा है। तो वो प्रेशर की वजह से, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर वो पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाना चाहते हुए भी वो कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 48 घंटे में मैथमेटिक्स खत्म कर रहे हैं, और कोई डाउट सेशन नहीं, कोई फिर वो नहीं, और एक बार कोर्स खत्म, कहानी खत्म। तो वैसा वाला माहौल यहाँ पर बैंकपुर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव गिवन सम फ्रीडम कि आप अच्छे से पढ़ाइए, बच्चे का फायदा होना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है थोड़ा पर्सनली, कि जब मैं तैयारी करता था अराउंड, मतलब 2014 से लेके 17-18 तक मैंने तैयारी करी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, और आपको तो काफी लंबा अनुभव है, मुझसे ज्यादा अनुभव है। तो मैं उस वक्त भी देखता था कि 2-3 तरह के बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक जो है बहुत टैलेंटेड है, मेहनत भी खूब करता है। एक है उससे थोड़ा कम स्किल वाइज, थोड़ा कम टैलेंटेड है, मेहनत भी इतनी नहीं करता है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन का जो गेम होता है, वो कई बार क्या होता है कि या तो उसको डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता है, तो उसमें कई बार बड़े बड़े टैलेंटेड और मेहनती बच्चे भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं फाइनल। राइट। तो वो एक सही डायरेक्शन का कितना ज्यादा महत्व होता है एक स्टूडेंट के लिए? देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। देखो, या तो एक आप बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे बनो, दिन रात पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, तो आपने ये देखा होगा कि वो जो दिन रात पढ़ने वाले बच्चे हैं, या तो बिल्कुल टॉपर होते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, या फिर उनसे एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा। बताओ रीजन व्हाट? रीजन इज व्हाट? वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वो बिल्कुल वो टीचर वो ऐसे हो गए कि हिस्ट्री किताब है, मुझे इसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए,
और वो उसको एक एक लाइन को याद करते रहेंगे, और वो ये नहीं समझेंगे हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या पढ़ना है और किसको छोड़ देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो कम स्किल वाले हैं ना, वो एक्चुअल में रिसर्च ज्यादा कर रहे होंगे। बेशक वो स्किल्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होगी, बट अगर आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है तो आप कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट ले लोगे। पर भले आप टॉपर नहीं बनो, पर आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीओ या क्लरिकल की जॉब पे ले लोगे। और या फिर वो वाला बच्चा जो बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो पक्की बात है या तो कुछ नहीं बनेगा या फिर वो नंबर 1 की रैंक के लेगा, क्योंकि वो वहां पे रिसर्च भी कर रहा होगा और स्किल्स को भी डेवलप कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है सर इन चीजों को समझने में। तो बेसिकली ये जो फर्क होता है ना सर, ये फर्क आपके गुरु जो आपको पढ़ा रहे हैं या तो वो बताते हैं, या आपके मेंटोर जो केवल गाइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। पर वो ये बोल रहे हैं बेटा ये पढ़, ये चल रहा है, ट्रेंड है ये एग्जाम का, यही चल रहा है। बच्चा अगर ट्रेंड समझ रहा है, उसने समझ लिया कि यार बॉक्स पजल ज्यादा आ रहा है, या डीआई में बार ग्राफ ज्यादा आ रहा है, टेबल ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे कर रहा है, तो वो एग्जाम निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है ये ट्रेंड चल रहा है, अभी इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवरऑल है तो कैलकुलेशन ही, चाहे वो बार हो, लाइन हो, क्या पाई चार्ट हो, है तो कैलकुलेशन। पर अगर वो ट्रेंड पे मेहनत कर रहा है, ट्रेंड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, और ये रिसर्च वो अगर सही तरीके से कर रहा है, एग्जाम 100% निकलेगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। इसमें 2-3 लाइनें मैं और ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक एक ना बच्चा बेस अपना बनाता है ना, तो उसे लगता है कि मैं अगर 5-6 किताब एक साथ पढ़ लूंगा ना, मैथ्स की अगर मैंने 5-6 किताब पढ़ ली तो मेरा बेस मजबूत हो जाएगा। मेरा इसमें मानना अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आप किताब उठा लो प्रीवियस ईयर बुक की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि चाहे वो किरण पब्लिकेशन उठाओ, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन, चाहे नॉर्मल सबसे बेसिक किताब आर.एस. अग्रवाल आती है वो उठा। अब जब आप आर.एस. अग्रवाल को पहली बार सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है 2 महीने में खत्म हो। जब आप दूसरी बार करोगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तीसरी बार वो 15 दिन में भी खत्म होगी। तो आपकी स्पीड आती है एक किताब को आप बार बार कितनी बार कर। ऐसे नहीं कि आपने वही फिर से, ये वो वही कहानी है कि घाट घाट का पानी पे रहे। तो मेरे पिताजी एक और बात बोलते हैं, जो ये कंपटीशन है ना, ये घोड़ों की रेस नहीं है, ये गधों की रेस है। गधों की रेस वो वैसे नहीं कंपेयर कर रहे हैं, गधे वाला कंपैरिजन नहीं है, गधे के हार्ड वर्क से कंपैरिजन है कि गधे को एक बार हाँक देते हैं ना तो वो डेस्टिनेशन पर ही जाके रुकता है, बीच में देखता ही नहीं है इधर उधर। तो ये एक जो मेरे को बताया गया था कि फोकस, कंटिन्यूटी, जब तक नहीं पहुंच जाते हो लगे रहो, डेविएशन नहीं आना चाहिए, डेविएट होना ही नहीं है, और गलतियों को समझ के उनसे सीखना है। रटने की चीज है नहीं बैंकिंग एसएससी की तरह कि आपने 15 साल के पेपर उठाए और पैटर्न रटा और ये पैटर्न आएगा और हम कर देंगे, ऐसा बैंकिंग में चलेगा नहीं। लैंग्वेज को समझ समझ के कि यार ऐसे वाली लैंग्वेज को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पजल में अगर मैं कह रहा हूँ कि ए इज सिटिंग टू पोजीशन अहेड ऑफ बी, तो इसकी अलग अलग लैंग्वेज में ये सेंटेंस को 20 तरीके से आईबीपीएस को पूछना आता है। तो आप क्या कहते हो कि अगर सीधा पूछ ले रहा है तो आसान क्वेश्चन था, उसने कहा कि उसने एक और उसमें लाइन टेढ़ी सी डाल दी तो उसने कहा यार बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वेश्चन का आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, लेकिन लैंग्वेज बदल दी गई है। तो मेन कहानी जो आप एक बार अभी बीच में क्वेश्चन पूछा था आपने कि अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक्स आर ऑलवेज सेम, लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो आप मेन कहानी ये है कि आप लैंग्वेज को समझ के सब्जेक्ट को पढ़िए। यस, अपना आधार स्ट्रॉन्ग करिए। तो बेस को अगर आप मजबूत कर लेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा और आप मेंस में फेल नहीं होंगे। अदरवाइज आप प्री तो क्लियर करते रहेंगे, फिर मेंस में 2 बार भी 3 बार भी फेल हो गए ना तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि जैसे एक एसबीआई पीओ का भी हाल ही में आया कि उसने 6 महीने में तैयारी करके और वो क्लियर कर दिया। काफी सारे यूट्यूब वीडियोस इन पे डले रहते हैं कि आप 2 महीने में तैयारी करो तो आपका आरबीआई ग्रेड भी क्लियर हो जाएगा, कोई कहता है एसबीआई पीओ क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट जो होता है जब वो नया तैयारी में घुसता है तो उसको तो जो दिखेगा वही मानेगा वो, राइट। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सबके लिए एप्लीकेबल होती है या सबकी दुनिया अलग अलग होती है और उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मान के चलिए आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास गए, तो आप ये थोड़े कहेंगे कि जो महिपाल दवाई लेके गया वही वाली खाऊंगा मैं। वही दवाई। नहीं, मेरे को तो वही चाहिए
कि प्रतीक दवाई लेके गया है, मेरे को वही दे दो, चाहे प्रतीक को खांसी थी और मुझे फीवर है। मेन कहानी ये है कि आप अपनी परेशानी समझो और उसके साथ दवाई लेना चालू करो। डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन मत दो कि मेरे को वही दवाई चाहिए, डॉक्टर की सुनो कि तुमको ये बीमारी है, तुम ये दवाई ले लो तो ठीक हो जाओगे। आजकल ये मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है कि भैया उनके बैकग्राउंड की मेहनत को तो देखो। अगर प्रतीक ने, अभी आपने कहा कि आपने 3 साल में एग्जाम क्रैक किया, मैंने भी यही कहा कि मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, मेरे को 3 साल लगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 महीने में कर देते हैं। तो ऐसे बहुत कम है, ऐसे बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन 3 साल वाला भी यूट्यूब पर जब आता है ना, तो 3 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताता है। वो ये नहीं बताता 3 महीने की बता, 3 साल में मैंने ये क्लियर किया। 3 साल की स्ट्रेटजी आज तक आपने देखी है? नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आप। यही कहानी है कि 3 साल की स्ट्रेटजी नहीं बताता है, वो अपना पूरा 3 साल का जो ज्ञान है वो 3 महीने में देने की कोशिश करता है। तो फिर बच्चे को कैसे मिलेगा वो? तो रियलिटी पता ही नहीं है बच्चे को, इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन आती है 6 महीने पढ़ने के। यार 6 महीने से लगा हुआ हूँ, एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ, 1 साल से लगा हुआ, और ये तो कहते थे 3 महीने में बैंक का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर गड़बड़ है। बेसिक्स, फिर से बेसिक्स वाली कहानी है कि मैच्योर बनना पड़ेगा आपको। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी क्रॉस चेक करना आना चाहिए आपको, कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही मेमोरी बेस लगा लिया होता 3-4 साल के पैटर्न को देख के, तो आप बता सकते थे कि सर ऐसा पैटर्न आया था, वैसा पैटर्न आया था, आप हमें ऐसे पढ़ा दीजिए। टीचर कभी मना नहीं करेगा आपके सजेशन के लिए। लेकिन आपने तो टीचर को ही सब कुछ मान लिया है, चाहे वो इधर पढ़ा रहा हो चाहे वो उधर पढ़ा रहा हो, फिर गलत है। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा बीच बीच में। तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर। जाते जाते कोई फाइनल एडवाइस या कोई फाइनल मोटिवेशन? एक बात कहना चाहूंगा, स्टूडेंट बनो, फॉलोअर मत बनो। स्टूडेंट बनोगे ज्यादा सीखोगे, फॉलोअर बनोगे तो बस तारीफ ही करते रह जाओगे, बन कुछ नहीं पाओगे। स्टूडेंट शुड बी लाइक हनी बी। हनी बी जहां पर भी बैठती है ना, जिस भी फूल पर बैठती है, चाहे वो जहरीला हो, चाहे वो खुशबू वाला हो, चाहे उसमें रत्ती भर खुशबू ना हो, वो उसका अच्छी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके शहद बना लेती है। कहानी यही है कि स्टूडेंट को हनी बी की तरह होना चाहिए। अच्छा, आज सचिन मोदी के पास पहुंचे हैं हम, तो सचिन मोदी सर से हमें पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में अगर कुछ हेल्प मिल सकती है तो ले लेंगे, नहीं मिलेंगे तो सर को राम राम कह के देख लेंगे, बट गलत नहीं बोलेंगे। अरे वो होता है ना, यूट्यूब पे कुछ भी बोल जाते हैं कुछ लोग, वैसा इगोइस्टिक नहीं होना है। तो हर चीज को एक स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है ना, वो ये होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे हाथ फैला के जाना है, ऐसे जाते हैं वो, ऐसे मार के आते हैं। तो बस धन्यवाद सर। मुझे भी उन दिनों की याद आ गई जब मैं पढ़ाई किया करता था अपने टीचर से, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी जॉब में चल जाता है तो उसकी दुनिया थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप तो फिर भी टीचिंग लाइन में हैं, तो दिन भर आपका उठना बैठना बच्चों के बीच रहता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम कोशिश करेंगे बाद में स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे, जो सब्सक्राइबर हैं वो नीचे कमेंट में टाइप करें। हम फिर से कोशिश करेंगे आगे कोई सेशन आपके साथ लाने की, अगर उनके कुछ सवाल हैं तो। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू।